हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक एजुकेशन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंग्लिश फॉर बीपीएससी 2020 एग्जाम। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करें और एग्जैक्टली ये होता क्या है। ओके, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली, कि ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, इन द पेपर यू विल सी दैट अ सेंटेंस इज प्रेजेंट, ओके, विद अ वर्ड और अ फ्रेज और अ क्लॉज इन बोल्ड और अंडरलाइन। ओके, मतलब आपके पास एक सेंटेंस होगा जिसमें कि कुछ या तो एक वर्ड या फिर एक फ्रेज पूरा का पूरा या फिर कुछ क्लॉज, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस समझ लीजिए। ओके, तो हम फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ ये समझ लीजिए कि कुछ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो होगा वो बोल्ड होगा या फिर अंडरलाइन किया हुआ होगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी चीज़ अंडरलाइन की हुई है उसी के नीचे आपको उस अंडरलाइन के पॉसिबल ऑप्शंस दिखाई देंगे। ओके, पॉसिबल ऑप्शंस मतलब कि एक सेंटेंस लिखा है, ओके, जैसे मैंने लिखा सन rises in east। ओके, और लेट मी टेक अ बेटर एग्जांपल। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, सन ओपन्स इन द ईस्ट। ओके, अब मैंने फिर क्या करा, मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए कि यहाँ पहला ऑप्शन दे दिया राइस, राइजेस, दूसरा ऑप्शन दे दिया वेकअप, ओके, और तीसरा ऑप्शन दे दिया स्टार्ट एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि सन डैश इन द ईस्ट, मतलब एक ओपन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। आपको ये बताना है कि एक्चुअली यहाँ पे जो ये अंडरलाइंड वर्ड है इसकी जगह पे बेटर ऑप्शन क्या आएगा, बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा इन गिवन ऑप्शंस में से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली बात है, जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, लेकिन मैंने ओपन्स लिखा है तो ये बोलने के लिए ठीक है कि हाँ सही है, बट अल्टीमेटली जो मीनिंग है इसका, ठीक है ना, जो एक्चुअल सेंटेंस है जो रिटर्न इंग्लिश में होना चाहिए वो गलत है ये। ओके, तो ओपन्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी राइजेस। ओके, तो इस तरह से ये क्या करा मैंने कि ये सेंटेंस का बोलचाल की भाषा में तो ओपन बोल दो, वेकअप बोल लो, स्टार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, सब चलेगा, लेकिन जब हम रिटर्न इंग्लिश की बात करें तो ये प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए। इसलिए सन ओपन्स इन द ईस्ट की जगह पे इसको सन राइजेज इन द ईस्ट होना चाहिए। तो ये एक बेटर ग्रामर होगा, करेक्ट ग्रामर होगा। ओके, तो यही तरह का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तो क्या होगा, आपको पूछा जाएगा, यू विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द वर्ड, द फ्रेज और द क्लॉज। तो जो भी चीज अंडरलाइन किया हुआ है उसको रिप्लेस क्या, कौन सा ऑप्शन कर सकता है, किस वे में, इन अ वे दैट द सेंटेंस बिकम्स फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ओके, मतलब किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक को हटाया जा सके, इस तरह से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, कभी कभार ऐसा हो सकता है, ओके, समटाइम्स जो होगा सेंटेंस में आपको जो गिवन सेंटेंस है वो ऑलरेडी बहुत सही होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ओके, उसमें कोई हो सकता है प्रॉब्लम ना भी हो। ओके, और हो भी तो कैसा हो सकता है, द सेंटेंस मे बी गिवन एज सच एंड यू शैल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एरर। तो उसमें आपको हो सकता है कि एरर फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए। ओके, तो एरर कैसा कि हो सकता है टेंसेस का एरर हो या फिर कुछ और ग्रामेटिकल एरर हो, किसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो, कोई सा भी एरर हो सकता है। ओके, तो ये सब भी कंसेप्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखे जा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट, ओके, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट। ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसमें से आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ अंडरलाइंड है उसकी जगह पे बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर मान लो आपको लगता है कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट कर दोगे नो इम्प्रूवमेंट। तो एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिया, वी टुक आउट अवर हैट्स व्हेन वी एंटर्ड द वार्म रूम। ओके, सो व्हेन वी एंटर्ड द वार्म रूम वी टुक आउट अवर हैट। तब आपको बताना है कि ये जो टुक आउट वाला वर्ड अंडरलाइंड है इसकी जगह पे बेटर ऑप्शन क्या आ सकता है। टुक ऑफ आ सकता है, टुक अवे आ सकता है, पुट आउट आ सकता है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है कि टुक आउट जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आप आइडेंटिफाई तब कर पाओगे जब आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट्स होगी और आपको बेसिकली जो करेक्ट इंग्लिश है उसका नॉलेज होगा।
ओके तो अब यहाँ पे देखिए अपन की क्या हो सकता है, तो देखिए वी टुक आउट अवर हैट्स, जब हमने बोला तो टुक आउट मतलब क्या होता है कि बाहर जाना होता है। ओके तो हम कोई बाहर नहीं जा रहे, हैट को अपने सर पे जो रखी थी हैट उसको हटा रहे हैं। ओके तो टुक आउट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो होगा वर्ड, ओके करेक्ट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टुक आउट का मतलब होता है टेकिंग समथिंग आउट। ओके टेकिंग समथिंग आउट। ओके मतलब एक बॉक्स में से कुछ निकाल रहे हैं जैसे, ओके आई टुक आउट माई पेन फ्रॉम द पेंसिल बॉक्स, मैं इस तरह से बोलूंगा तब वहाँ टुक आउट बिल्कुल सही है। लेकिन अभी यहाँ पर टुक आउट जो है वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सर के अंदर से नहीं हैट निकाल रहे हैं, सर के ऊपर से जो हैट है उसको हटा रहे हैं। ओके तो टुक ऑफ का जो मीनिंग होता है, टुक ऑफ का मतलब होता है रिमूविंग समथिंग। तो कुछ चीज को रिमूव करना, ये होता है टुक ऑफ का टुक ऑफ का मीनिंग। ओके टुक अवे मतलब कि किसी चीज को लेके चले जाना। ओके जैसे कि आप टेक अवे ऑर्डर होता है, आपने से सुना भी होगा, जैसे आप कहीं पे भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे डाइन इन या टेक अवे पूछते हैं। ओके ऐसा पूछते हैं ना कि डाइन इन या फिर टेक अवे। तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि मतलब आप लेके किसी चीज़ को जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप हैट को कहीं लेके तो नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ उसको अपने सर पे से हटा रहे हैं, तो टुक अवे तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके पुट आउट का मतलब क्या होता है, देखिए पुट आउट का थोड़ा सा अलग मीनिंग है, सो आई वोंट गो इनटू डिटेल कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ओके और फिर आता है नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या टुक आउट सही है यहाँ पे? नहीं, टुक आउट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, सो डेफिनेटली यहाँ पर बेटर ऑप्शन क्या होगा, टुक ऑफ। ओके तो टुक ऑफ का मतलब क्या होगा कि रिमूव समथिंग फ्रॉम, रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को हटा देना। जैसे मैंने कहा कि आई टुक ऑफ द ग्लास फ्रॉम द टेबल। ओके इस तरह से जब मैं बोलूँगा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली टुक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो बेटर आंसर होगा वो क्या होगा, टुक ऑफ। ओके टुक ऑफ। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लेट्स गो और लेट अस गो टू द मॉल टुडे, शैल वी। ओके तो एक तरह से क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेट अस गो टू द मॉल टुडे शैल वी, कि क्या हम आज मॉल चले। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्या है, डोंट वी या फिर डू वी या फिर डू दे या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको बताने की यहाँ पे क्या चेंज आ सकता है। ओके सो लेट अस गो टू द मॉल टुडे। अब जब हमने बोला कि लेट अस गो टू द मॉल टुडे, फिर हमने क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है यहाँ पे उसने बोला है शेल। तो अब सोचिए यहाँ पे कि अगर अपन इस चीज़ को इंटरप्रेट करें तो ये मीनिंग क्या हुआ कि एक तरह से उसने एक एक्शन करने को बोला और फिर उस पर पूछ लिया कि क्या ये एक्शन करा जा सकता है। ओके सो हमें ये बताना है कि अल्टीमेटली ये जो शेल वी वर्ड आया है यहाँ पे, ये सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डोंट वी। तो डोंट वी का मतलब क्या होता है कि टू फोर्सफुली से समथिंग। ओके तो किसी चीज़ को फोर्सफुली करवाना, जैसे कि आप बोलो कि डेमोक्रेसी इज़ माई राइट। ओके तो आप ऐसा बोलो कि डेमोक्रेसी इज़ अवर राइट, सो एंड वी शुड फाइट फॉर इट, सो डोंट वी। इस तरह से जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक तरह से क्या कर रहे हो, आप फोर्सफुली किसी चीज़ को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके फिर डू वी की अगर बात करें तो देखिए डू वी जो है वो प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होता है। ओके मतलब बेसिकली इसको हम ऐसे समझे कि किसी नाउन के रेफरेंस में यूज़ होता है। ओके तो डू वी कब यूज़ होगा, जब हमारे पास बेसिकली प्लूरल नाउन। ओके और ये चीज़ जो है किसी को रेफर करने के लिए यूज़ नहीं आती, इसलिए यहाँ पर डू वी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ओके डू दे तो ऑब्वियसली बात है कि दे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दे तो क्या करेगा, थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे तो क्लियरली क्या लिखा है, लेट अस। तो ये सेकेंड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन में ही बात कर रहा है, अस बोल रहा है। ओके जैसे हम बोलते हैं आई वी, तो आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे आपको याद होगा ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया था कि आई सब्जेक्टिव हो गया, वी जो है वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया जब हमने एक्टिव पैसिव की बात की थी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो अस हो जाता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव अस हुआ, तो लेकिन ये है तो फर्स्ट पर्सन में। ओके तो इसीलिए यहाँ पर दे वाला वर्ड तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसको हमने हटा दिया। ओके और फिर आता है ऑप्शन
नो इम्प्रूवमेंट, क्या ऐसा है यहाँ पे कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें दिखता है कि ए, बी और सी में से तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इसको मैच नहीं कर सकता, तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो शेल वी ही रहेगा। ओके, तो शेल वी क्यों आया? तो शेल वी इसलिए आया बिकॉज व्हेन यू आर रेफरिंग टू समथिंग दैट यू आर श्योर विल हैपन, ओके, टू यू इन द फ्यूचर। ओके, मतलब इसको ऐसा समझिए कि बेसिकली आप किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ को जो कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ होगी। ओके, तो इसी तरह से तो यहाँ पे हम शेल वी का यूज़ करेंगे, तो करेक्ट है शेल वी, यहाँ पे कोई मिस्टेक शेल वी में नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज मैटर। ओके, फिर यहाँ पे आएगा सबसे पहला व्हाट इज मैटर, व्हाट हैज़ बीन द मैटर, what the matter was, okay, and then no improvement। तो अब जरा यहाँ पे सोचिए ध्यान से इसको। सेंटेंस क्या बोलता है? इट टुक मी अ वाइल। ओके, इट टुक मी अ वाइल बोल दिया, मतलब कि ये बेसिकली पास्ट की बात कर रहा है। ओके, मतलब ऐसा उसको समय लगा था किसी चीज को समझने के लिए। ओके, व्हाट वाज द मैटर और व्हाट वाज मैटर। ओके, तो अब अगर अपन देखें व्हाट वाज मैटर, ठीक है ना, अब इस चीज को हमें इंप्रूव करना है, क्या पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है? व्हाट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इज आने की वजह से ये तो प्रेजेंट टेंस में चला गया, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है कि उस समय कोई मैटर था, उसको समझने में उसे समय लगा, तो उस टाइम का मैटर था, तो व्हाट इज मैटर तो नहीं आ सकता। ओके, देन अगला व्हाट हैज बीन द मैटर। तो व्हाट हैज बीन द मैटर कब यूज होता है? जब हम बेसिकली पास्ट में थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, पास्ट में थर्ड पर्सन की, मतलब मैं अगर किसी और व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि व्हाट हैज बीन द मैटर विद यू और व्हाट हैज बीन द मैटर विद देम, इस तरह से जब मैं बोल रहा हूँ तब हम बेटर होगा कि व्हाट हैज बीन वाला वर्ड यूज करें। ओके, और इसके पीछे थोड़ी सी और ग्रामर होती है, बट डेफिनेटली वो पूरी हम नहीं कवर कर सकते, अभी के लिए कंसेप्ट समझते हैं। चलिए देखिए, फिर अगला क्या है? व्हाट द मैटर वॉज। ओके, तो अब यहाँ पे हमें सोचना है कि ये व्हाट द मैटर वॉज जब बोला तो इसका क्या मीनिंग हुआ। तो देखिए व्हाट द मैटर वॉज बोलने में और व्हाट वाज मैटर जो लिखा है ये बोलने में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, द। तो आपने बेसिकली व्हाट वी कैन से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। ओके, ए, एन और द। तो ए और एन किस लिए यूज होता है? ए और एन यूज होता है इनडेफिनाइट के लिए। इनडेफिनाइट मतलब कैसा कि आपको नहीं पता कि किस एग्जैक्टली पर्सन को या किस नाउन के लिए ये चीज यूज हो रही है। जैसे मैंने बोला अ बस, ठीक है ना, तो अ बस मतलब कोई भी बस हो सकती है। ओके, आई वॉन्ट टू कैच अ बस अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मैं कोई सी भी बस कैच करने को तैयार हूँ, कोई सी भी बस कैच कर लूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू कैच द बस, तो यहाँ पर एक डेफिनाइटनेस आती है और ये क्लियर किया जाता है कि एग्जैक्टली हम किस तरह की किस बस के बारे में रेफर कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लो आपकी लेट सपोज आप घर से कॉलेज जाते हो। ओके, तो ये ए से बी पॉइंट जाते हो। अब यहाँ पे मान लो बहुत सारी बसेस चलती हैं। ओके, मान लो कि आपके घर से कॉलेज तक बहुत सारी बसेस हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई विल कैच अ बस। ओके, आई विल कैच अ बस अगर आपने बोला, इट मीन्स कि ये जो बहुत सारी बसेस हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसी जितनी भी बसेस है उसमें से कोई भी एक बस आप कैच कर लोगे तो आप घर से कॉलेज पहुंच जाओगे। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. लेकिन मान लो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके घर से कॉलेज तक सिर्फ एक ही बस चलती है। ओके, तो अगर आपके घर से कॉलेज तक सिर्फ एक ही बस चलती है तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू या टू गो टू द कॉलेज, आई वॉन्ट टू और आई हैव टू कैच द बस। तो द बस बोलने से क्या हुआ कि आप स्पेसिफिक किसी एक बस को रेफर कर रहे हो। ओके, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप कौन सी बस के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या इशू है? देखिए, इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज मैटर और व्हाट द मैटर वाज। ओके, तो व्हाट द मैटर वाज में क्या फर्क आया कि ये जब द मैंने लिख दिया, द मैटर लिख दिया जब, तो द मैटर मुझे स्पेसिफिकली बता रहा है कि कौन से मैटर की बात यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ओके,
तो कौन से मैटर की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि ये सेंटेंस जो बोल रहा है, जो पर्सन मी है जो इस सेंटेंस में, वो पर्सन डिफाइन कर रहा है कि वो कौन से मैटर की बात कर रहा है। ओके तो इसलिए यहाँ पे एक डेफिनाइटनेस आती है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी सी ऑप्शन, दैट इज व्हाट द मैटर वॉज। ओके बिकॉज आर्टिकल्स का यूज यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि द वर्ड यूज करने से क्या होगा, एक स्पेसिफिक डेफिनेट एक चीज की बात कर रहे हैं, और ए और एन जब यूज होते हैं तो ये बेसिकली किसी की भी बात हो रही है कि अ बस बोल दिया तो कोई सी भी बस हो सकती है, लेकिन द बस बोल दिया तो एक स्पेसिफिक बस की बात हो जाएगी। ओके तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज शीला इज एज टॉल एज रीमा। ओके तो एज टॉल एज, तो सबसे पहला एज टॉल एज मच, ओके फिर एज टॉलर एज, फिर यहाँ पे सेम टॉल, फिर आएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो अब क्या मीनिंग हुआ इसका, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए शीला इज एज टॉल एज जब मैंने बोला तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये और ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर है, एक तरह से एक जैसी हाइट है इनकी। ओके अब जब मैं बात करूं यहाँ पे कि एज टॉल एज मच, अब देखिए मच वर्ड का भी यूज होता है, आपने बेसिकली दो चीजें सुनी होगी। ओके मच और मेनी। ओके तो मच और मेनी में डिफरेंस क्या है, बेसिकली मच यूज होगा जब आप किसी डिस्क्रीट, सॉरी मेनी यूज होगा जब आप किसी डिस्क्रीट काउंटिंग की बात कर रहे हो। ओके डिस्क्रीट काउंटिंग, जैसे देर आर मेनी पीपल इन दैट होम और देर आर मेनी सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर, इस तरह से जब हम बोलेंगे। ओके मच कब यूज होगा, मच यूज होगा जब आपका जो नाउन है या जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हो बेसिकली वो कंटिन्यूअस है। ओके अब ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट तो आई थिंक आपको पता है होंगे। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 होता है जो काउंटिंग हो जाती है ऐसा, और कंटिन्यूस क्या हो सकता है कि 1 1.1 1.2 एंड सो ऑन 1.19 भी हो जाएगा बीच में, फिर 1.119 भी हो सकता है बीच में। तो ये बेसिकली क्या कंटिन्यूस हो गया एक तरह से। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मच को रेफर कब करूँगा, जब मेरे पास एक तरह से काइंड ऑफ काउंटिंग जो है अनकाउंटेबिलिटी वाली चीज़, अनकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर आता है। ओके तो इसलिए मच तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ जो है वो पर्सन की जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके ऑल्दो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ये बहुत ही रफ एग्जांपल है, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मच बेसिकली नॉन काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होगा। तो टॉल जो है हाइट जो है वो तो आप काउंट कर सकते हो, तो इसलिए देयर इजंट एनी प्रॉब्लम इन दिस। ओके फिर दूसरा आता है एज टॉलर एज, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, एज टॉलर एज हो सकता है क्या, देखते हैं। तो देखिए एज टॉलर एज जो हमने लिखा है ये बेसिकली क्या होगा, ये एक तरह से मिस्टेकन है। ये क्यों मिस्टेकन है, क्योंकि टॉलर वर्ड कब यूज होगा जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। ओके जैसे अगर मैं ऐसा बोलता कि दिस और ए इज एज, और मैं ऐसा बोलता ए इज टॉलर देन बी। ओके तो ए इज टॉलर देन बी के केस में डेफिनेटली ये चीज़ सही होती, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को एग्जैक्टली सेम हाइट के बता रहा हूँ, तो यहाँ पे टॉलर वर्ड नहीं आ सकता। टॉलर कब आता है, जब किसी की एक की हाइट ज़्यादा होती, किसी एक की हाइट कम होती। ओके तो अगर मेरे पास इनइक्वालिटी है कहीं ना कहीं से, तो फिर मैं टॉलर का यूज़ करूँगा। ओके अगर मेरे पास इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में टॉलर वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टॉलर वर्ड तो बेसिकली इनइक्वालिटी को शो करता है, तो इसलिए ये वाला चीज़ तो गलत हो गई। सेम टॉल, तो सेम टॉल जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ग्रामेटिकली ही ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ओके तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो ए बी सी में से तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसलिए जो लिखा हुआ है दैट इज द परफेक्टली राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे किसी तरह के किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रंजन मस्ट हैज स्पिल्ड द मिल्क। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, हैव स्पिल्ड द मिल्क, हैड स्पिल्ड द मिल्क, हैव बीन स्पिल्ड और नो इम्प्रूवमेंट। तो जरा वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए क्या हो सकता है। ओके तो अब जरा सेंटेंस को समझते हैं। ये क्या बोलता है, रंजन मस्ट हैज स्पिल्ड द मिल्क। तो यहाँ पे अगर टेंस को देखें, सेंटेंस की टेंस को, तो स्पिल्ड वर्ड आ रहा है, तो स्पिल करना मतलब बिखेरना होता है, तो स्पिल्ड क्या हो गया, पास्ट हो गया, स्पिल का पास्ट। ओके स्पिल का पास्ट हो गया स्पिल्ड। ओके स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता स्पेलिंग एग्जैक्टली क्या है। ओके अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हैज स्पिल्ड का मतलब क्या हुआ। ओके तो हैज स्पिल्ड का यूज कब होगा, देखिए हैज वर्ड तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। ओके तो इसका मतलब हैज तो एग्जैक्टली नहीं आ सकता यहाँ पे, तो ये तो गलत है।
फिर क्या आना चाहिए, फिर हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हैव स्पिल्ड। तो हैव स्पिल्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि हैज़ और हैव जो होते हैं, ओके, ये दोनों, अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें तो सिंपल टेंसेस में ये दोनों प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, ओके। हैड स्पिल्ड हो सकता है क्या, डेफिनेटली हैड वर्ड होएगा, बिकॉज हैड जो है वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो इसलिए रंजन मस्ट हैड स्पिल्ड द मिल्क विल बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, ओके, बिकॉज इट इज यूज इन पास्ट टेंस, ओके। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उस केस में हैड ही यूज होता है। हमने क्या देखा था, हैज और हैव जो होता है वो हैज यूज होता है जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, ओके, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और हैव यूज होता है जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे आप बोलते हैं ना कि ही हैज दिस पर्टिकुलर थिंग और आई हैव दिस, तो आई हैव में क्या हो गया, वो प्लूरल के फॉर्म में आ जाता है। और हैज कब आता है, जब हमारे पास सिंगुलर हो, जैसे ही हैज, वी हैज, शी हैज, इस तरह से जब हम बोलेंगे तो वहां पे ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ओके। हैव बीन स्पिल्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हैव बीन स्पिल्ड जो है वो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है हैव बीन, तो हैव बीन आता है जब हम फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट, क्योंकि हैव लिखा हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। तो या फिर कहें जाए प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि आईएनजी नहीं आ रहा, तो हैव बीन स्पिलिंग होता तो फिर हम बोल देते हैं, बट यहाँ पे हैव फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ही करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो ये वाला ऑप्शन है सी वाला, ये भी डेफिनेटली गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो पास्ट टेंस का जो टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि स्पिल्ड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट इज हैड स्पिल्ड। चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, ओके। सो शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हैड बीन हैविंग, या फिर हैज, हैव और नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए सोचते हैं, चलिए यहाँ पे क्या, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ओके। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस को समझते हैं कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स में, ये अगर अपन इसमें देखें कि कोई चेंज नहीं माने, अपन माने कि लेट सपोज ये बिल्कुल सही लिखा है और ऐसा का ऐसा ही सही चलेगा, तो ये सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो इज हैविंग जब हमने लिखा तो ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा हुआ है, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है डिटेल में, डेफिनेटली ये मैं फुल कोर्स में कवर कर पाऊंगा, अभी नहीं हो सकेगा, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो, ओके। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सबसे पहले देखिए हैड बीन हैविंग लिखा जब मैंने, तो हैड बीन हैविंग तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। हैड बीन हैविंग तो ये पास्ट की बात कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है, पास्ट का फॉर्म नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ये क्या बोलना चाह रहा है कि उसके पास अभी भी कॉइन्स हैं पर्स में, ओके। तो शी हैज अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हैज क्या शो कर रहा है, हैज बेसिकली आपको शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा अगर मैं हैज लगा दूंगा तो क्या करेक्ट होगा या नहीं होगा उसको डिस्कस करते हैं अभी, ओके। और फिर उसके बाद हैव लगाऊंगा तो देखिए हैव तो लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल वाली बात आ जाएगी। हमने क्या डिस्कस किया था कि आई के साथ हैव लगता है, आई हैव दिस पर्टिकुलर, आई हैव बीन डूइंग दिस, और ही शी के साथ हैज लगता है, तो हैव तो किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं, ओके। तो अब यहाँ पे कैसे हम जज करें, तो शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, और यहाँ पे अगर देखें तो शी हैज अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, ओके। तो ये करेक्ट जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है वो किसकी बन सकती है, हैज की। तो शी हैज अ लॉट ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स, दिस कैन बी द मोस्ट सुटेबल पॉसिबल ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आई हैड इनफ ऑफ हिज एरोगेंट बिहेवियर, ओके। सो आई हैड इनफ ऑफ हिज एरोगेंट बिहेवियर, तो आई हैव इनफ ऑफ हिज एरोगेंट बिहेवियर, वी हैव बीन इनफ of his arrogant behavior, has enough arrogant behavior और no improvement। तो चलिए समझते हैं, I had enough of his arrogant behavior मतलब क्या हुआ कि वो जो arrogant behavior था उसकी वजह से अब जो है पर्सन थक चुका है, परेशान हो चुका है,
ओके तो एक तरह से क्या हो रहा है कि ये एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है कि नाउ बिकॉज ऑफ द एरोगेंट बिहेवियर ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट, मतलब अब उससे नहीं सहन हो रहा, अब वो थक चुका है उस चीज़ को सहन करते करते। ओके सो दिस इज इनफ। ओके सो आई हैड इनफ ऑफ हिज एरोगेंट बिहेवियर। ओके तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि एरोगेंट बिहेवियर की वजह से एवरीथिंग, ओके एवरीथिंग जो कि बिहेवियर था पास्ट में था, ओके उस बिहेवियर की वजह से नाउ ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड, अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका है उससे। तो एक तरह से ये एक्शन जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक्शन पास्ट में है। ओके मतलब आप थक चुके हो ना, अभी जब आप ये सेंटेंस बोलोगे कि आप किसी के बिहेवियर से थक चुके हो, तो उस मोमेंट पे आप ऑलरेडी पहले से थके हुए थे, तभी आपने ये सेंटेंस बोला। ओके आप ऐसा तो नहीं बोल रहे यहाँ पे कि मैं आगे जाके थक जाऊंगा। ओके आप क्या कहना चाह रहे हो कि हाँ मैं थक चुका हूँ उस पर्टिकुलर बिहेवियर से। ओके तो इसीलिए यहाँ पर जो ये हैड वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू ऑलरेडी हैड इनफ, मतलब दैट्स इनफ। तो अब इसका मतलब कि ये जो एक्टिविटी है जो कि हम पास्ट में शो करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि ये पास्ट में जो बता रही है, इसका मीनिंग इसकी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई तरह का चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। आई हैव इनफ अगर मैं बोलूँगा तो आई हैव इनफ मतलब मेरे पास काफ़ी व्हाट वी कैन से कि उसके एरोगेंट बिहेवियर का काफ़ी सब कुछ हो चुका है। ओके तो आई हैव इनफ यहाँ पे नहीं करेक्ट हो सकता, हैव बीन इनफ ये भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये टेंस को ही बदल दे रहा है यहाँ पे। ओके आप ये एक्टिविटी, ये ऐसा कहा जाए कि ये सेंटेंस इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, तो एरोगेंट बिहेवियर के खत्म होने के बाद या उससे टॉलरेशन आपका लेवल खत्म होने के बाद, थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद आप ये सेंटेंस बोल रहे हो। ओके तो ये पास्ट में ही रहने वाला है, तो इसलिए हैव तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो क्योंकि हैव नहीं आ सकता इसलिए यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी नो इम्प्रूवमेंट, कि किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की हमें आवश्यकता यहाँ पे नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई मदर इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड एंड ऑल्सो आई। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब जरा सोचिए वीडियो पॉज करके, ये हमने एक्टिव पैसिव में डिस्कस किया है कंसेप्ट। ओके ओके सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, माई मदर बोला तो ये बात कर रहे हैं जो भी पर्सन इस सेंटेंस को बोल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। ओके ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है माई मदर। ओके इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड एंड ऑल्सो आई, तो पहला ऑप्शन क्या है, आई एम ऑल्सो ग्रेड्स, आई एम ऑल्सो, देन ऑल्सो मी, और या फिर सो एम आई एंड देन ब्लैंक। तो अब अगर इस चीज को समझेंगे यहाँ पे, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि माई मदर इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड्स। तो ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया कि ब्रदर का जो ग्रेड है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, या फिर कहें जिसके ऊपर, या फिर कहा जाए ऐसा कि जिसके लिए ये सेंटेंस लिखा गया है। ओके मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, वो ग्रेड के ऊपर कर रहा है। ओके तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसने बोला है वरीड, तो वरीड मतलब ये पास्ट में बोल रहा है कि ये ऑलरेडी वरीड है, ऐसा हो रहा है। ओके माई मदर इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड एंड ऑल्सो आई में ये एंड ऑल्सो जो लिखा हुआ है, ओके ये ऑल्सो वर्ड गलत लिखा हुआ है। ऑल्सो वर्ड क्यों लिखा हुआ, ऑल्सो वर्ड क्यों यूज होता है, ऑल्सो वर्ड बोलता है कि दिस हैज हैपन, ऑल्सो दिस विल हैपन। ओके दिस विल हैपन, सो ऑल्सो दिस विल गोइंग टू हैपन। तो जब हम इस तरह से सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली ऑल्सो इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये बेसिकली नाउन टू नाउन को रेफर करता है। ओके आई हैड दिस, ऑल्सो आई हैड दिस, जब मैं इस तरह से बोलता हूँ तो वो चीज़ डेफिनेटली करेक्ट होती है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माई मदर इज वरीड, तो ये जो वरीड वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन वो पर्सन खुद भी शो कर रहा है उसकी मदर के साथ, तो इसीलिए बेटर वर्ड जो होगा यहाँ पे होगा सो। ओके तो इसलिए माई मदर इज वरीड अबाउट माई ब्रदर्स ग्रेड, सो एम आई। तो सो वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये पर्सन भी किसी ना किसी एक्शन के लिए, किसी एक्सप्रेशन के लिए वरीड है, एक्सप्रेशन को फील कर पा रहा है, इसको ऐसा कहेंगे। ओके ऑल्सो वर्ड का यूज होता है जब नाउन की बात हो रही है, कोई नाउन अगर हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। ओके जैसे मैं इसको ऐसा बोलूँ कि माई ब्रदर हैड अ न्यू फोन, ओके ऑल्सो ही बॉट मी अ न्यू फोन। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये मैं कहीं ना कहीं एक
ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी नाउन की बात कर रहा हूँ, तो वो नाउन वाले केस में हम डेफिनेटली ऑल्सो यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी एक्सप्रेशन को फील करने की, तो या फिर कहें किसी इमोशन को फील करने की, तो वहाँ पे ये जो ऑल्सो वर्ड है ये फिट नहीं होगा, वहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा सो। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। द ट्रेन विल लीव बाय द टाइम वी रीच द सिचुएशन, सो हरी अप। तो जरा इस सेंटेंस को रीड कीजिए और सोचिए कि क्या यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबल है कोई करेक्शन का। तो देखिए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, द ट्रेन विल लीव बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन लिखना था, मैंने गलती से सिचुएशन लिख दिया। तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन है विल हैव लेफ्ट और विल बी लीविंग, और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। अब अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ें तो ये सेंटेंस क्या बोलता है कि जब तक आप स्टेशन पहुंचोगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक एक्टिविटी फ्यूचर में हो चुकी होगी। ओके, एक एक्टिविटी फ्यूचर में हो चुकी होगी जब तक आपकी प्रेजेंट की एक्टिविटी खत्म होगी। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, तो जो रीच द स्टेशन है वो किस में आ रहा है, वो बेसिकली आपका प्रेजेंट में आ रहा है। ओके, और प्रेजेंट के बाद जो एक्टिविटी होगी वो कौन सी है, वो एक्टिविटी होगी फ्यूचर में होगी। ओके, तो अगर आप ध्यान से अभी पढ़ो सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में, जरा सोचिए जरा। तो ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट टेंस में है, बिकॉज ये आप अभी खड़े होकर बोल रहे हो कि जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे। ओके, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, और बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल लीव। ओके, तो ट्रेन विल हैव लेफ्ट मतलब हम जब तक पहुंचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए लेफ्ट वर्ड तो क्या होगा, ये तो बेसिकली पास्ट के बारे में बताने लगेगा। लेकिन अभी जो मैं एक्टिविटी शो करना चाह रहा हूँ वो कैसी है कि एक प्रेजेंट एक्टिविटी जब तक कंप्लीट होगी तब उसके बाद वो फ्यूचर की एक्टिविटी भी हो चुकी होगी। ओके, मतलब एक फ्यूचर की सिचुएशन में आप जा रहे हो, इसको ऐसा समझो, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो आप जब तक बी पे पहुंचोगे तो बी पे पहुंचने के पहले पहले में आपका ये सी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो जब तक आप बी पहुंचोगे तब तक आप सी एक्टिविटी को कंप्लीट करके आगे जा चुके होगे। तो इसको जब हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर मेरा जो सी एक्टिविटी है वो भी ए के कंपैरिजन में तो फ्यूचर में ही है, और जो बी एक्टिविटी है वो भी ए के कंपैरिजन में फ्यूचर में है, तो जब मैं इस तरह से एक्टिविटीज को शो करना चाहता हूँ कि सी एक्टिविटी पहले हो जाएगी, बी एक्टिविटी बाद में होगी, तो इसका जो फ्रेम होता है सेंटेंस का वो कैसा होता है कि जो बी वाली एक्टिविटी होगी उसको आप प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे और जो सी वाली एक्टिविटी होगी उसको आप फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। ओके, आया समझ में। तो ये एक्टिविटी क्या है, मैं डिस्क्राइब कैसे कर रहा हूँ, ए पॉइंट पे खड़े होकर मैं सी के बारे में और बी के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले एक्टिविटी सी लिखी हुई है फिर बी लिखा हुआ है, तो ये एक्टिविटी जो है ये मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट में, और ये वाली जो एक्टिविटी ये फ्यूचर में हो चुकी होगी। तो इसीलिए सी वाली एक्टिविटी सिंपल फ्यूचर में आएगी, सिंपल फ्यूचर में, और बी एक्टिविटी आएगी सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे द ट्रेन विल लीव जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पर लीव वर्ड ही रहेगा, लीव वर्ड चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट तो पास्ट की बात बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली विल हैव लेफ्ट, अगेन ये भी गलत है। विल बी लीविंग नहीं, ये क्या बोलना चाह रहा है ट्रेन, ये विल बी लीविंग लिखेंगे तो ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये तो बस ये बोलना चाह रहा है कि जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी, तो इसीलिए विल बी लीविंग भी इनकरेक्ट यहाँ पे वर्ड होगा। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ए पॉइंट पे आप खड़े हैं प्रेजेंट में है, और आप बी पॉइंट तक पहुंचेंगे ये भी फ्यूचर में है, और बी के पहले जो एक्टिविटी हो चुकी होगी वो भी फ्यूचर में ही है। तो इस सेंटेंस को लिखने में सी को जब आप पहले लिख रहे हो तो सी को आप सिंपल फ्यूचर में लिखोगे और फिर बी को आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे। ओके, सो दिस इज द टेक्निक टू राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम एग्जॉस्टेड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि अभी की सिचुएशन में मैं एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक्शन एक परफॉर्म हुआ। ओके, तो ये जब सेंटेंस बोला जा रहा है तो ये सेंटेंस बोला कब जा रहा है, ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है। ओके, और ये किसको रेफर कर रहा है, ये एक पास्ट एक्टिविटी को रेफर कर रहा है जो कि एग्जॉस्टेड वाली है।
ओके, एग्जॉस्टेड वाली। और ये एग्जॉस्ट क्यों हुआ है? बिकॉज ये किसी समय एक किसी पॉइंट ए से चालू होकर ये एक्टिविटी इस पॉइंट तक चली है। ओके, तो एक तरह से इसको ऐसे समझिए कि ये ए से बी एक्टिविटी चली है, ठीक है, वर्किंग चली है, और बी पे आके वो पर्सन एग्जॉस्ट हो गया, और फिर बी के बाद उसने ये सेंटेंस जो है ये बोल दिया कि आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब बी पे खड़े होकर उसने बोल दिया आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, तो ये सेंटेंस में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप ऐसा मान लो कि सुबह से, लेट सपोज सुबह 9 बजे से उसने काम शुरू किया था और वो 3 बजे आज के दिन, ओके, दोपहर के 3 बजे आके बोल दिया कि आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। तो ये जो एक्टिविटी हुई है, ये एक्टिविटी को हम बोलेंगे कि ये एक्टिविटी प्रेजेंट में हुई है। ओके, और प्रेजेंट में कैसी हुई है? प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में ही चालू हुई और प्रेजेंट में ही खत्म हो गई। ओके, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? मैं बोल लिया आज का दिन, जैसे मैं आज के दिन को बोल देता हूँ कि ये प्रेजेंट डे है, तो प्रेजेंट डे को ही चालू हुई, प्रेजेंट डे को ही खत्म हो गई। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो एक्टिविटी हुई है ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुई है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो हैव बीन या फिर हैज बीन में होता है। ओके, हैव बीन या हैज बीन में होता है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो जब उसने बोला आई एम वर्किंग, तो आई एम वर्किंग में क्या हुआ? एम की वजह से, एम का मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। ओके, लेकिन क्या है सिंपल प्रेजेंट में? नहीं, यहां पे बोल रहा है कि मैं अब एग्जॉस्ट हो चुका हूं क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। ओके, वो क्या बोलना चाह रहा है? आई एम एग्जॉस्टेड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आई एम लिखने से यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके फाइन, तो सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्टिविटी सिंपल प्रेजेंट में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब उसने ये बोल दिया आई एम एग्जॉस्टेड, तो ये एक्टिविटी यहाँ पे आके खत्म हो चुकी है। ओके, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वर्किंग जो है चल रही थी, ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुकी है। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है वॉज वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, हैड बीन वर्कड और नो इम्प्रूवमेंट। तो वर्कड वाला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्ट की बात कर रहा है, और ये टाइम, अब मैं ए से बी, जैसे कि सुबह 9 से दोपहर के 3 के बीच का कोई टाइम बताऊंगा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पे ये वर्ब जो है ये आईएनजी के साथ आएगा। ओके, तो यहाँ पर हैड बीन वर्कड जो है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ये इस टाइम की रेफरेंस को दे रहा है। तो वर्किंग तो आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है, लेकिन वर्किंग कैसे आएगा? वॉज वर्किंग, एम वर्किंग या हैव बीन वर्किंग। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, इसीलिए हैज बीन, हैव बीन वर्किंग। ओके, ये हैव बीन वर्किंग जो है ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन सुटेबल यहाँ पे होगा। ओके, और ऐसा क्यों होगा? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ग्रामर, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रामर। तो ये आपका अल्टीमेटली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एंड विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, इन्हीं को ध्यान से पढ़िए। जो भी मैंने आपको टेक्स्ट यहाँ पे बताए हैं, जो भी कंटेक्स्ट लिखे हैं, इनको डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए एक एक वर्ड को, ताकि आप जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तो देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड ऐसा फॉर्मेट होता नहीं है, ठीक है। ये आपको एक तरह से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। Okay, so you can note this and we'll see you in the next lecture. So thank you.